तो यहाँ पर है कंगना रनौत नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपीज ओडीओपी। ओडीओपी के यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है एक्ट्रेस कंगना रनौत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी के ओडीओपी प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है, तो वो एक्ट्रेस कंगना रनौत को किया गया है। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात करेंगे तो फ्राइडे को यूपी गवर्नमेंट ने कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जो कि यूपी की एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये जो प्रोग्राम है ये 24 जनवरी 2018 में आया था। ये भी आपको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ओडीओपी प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 24 जनवरी 2028। यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे जो सीएम है यूपी के मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये मिले ऑफिशियली अपने रेजिडेंस पे लखनऊ में, और वहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपको बता दें कि यूपी गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी, एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, जो कि अभी फ़िलहाल अगर बात करेंगे तो यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू वर्क कर रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी क्षेत्र हैं जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहाँ के जो किसान हैं या जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी यहाँ पर जीविकोपार्जन में हेल्प मिली है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक्टर हैं कंगना रनौत, जो एक्ट्रेस हैं, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ाई की है योगी आदित्यनाथ की, उनके वर्क की, उनकी योजनाओं की, कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से उत्तर प्रदेश में योजनाओं का क्रियान्वयन किया है और कहीं ना कहीं यूपी को आगे ले जाने में उनका काफ़ी रोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि ओडीओपी कब आया, 24 जनवरी 2018 को। और ओडीओपी के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुना गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर है। एड्यूर चिली और कुटियाट्टूर मैंगो को जीआई टैग से नवाजा गया है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखना है, यहाँ बात हो रही है मैंगो की और चिली की। ये दो वैरायटी हैं जो कि केरल की हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो केरल में बात करेंगे तो ये अलग अलग जगह पे ग्रो किए जाते हैं। एक आपका है एड्यूर चिली और एक आपका है कुटियाट्टूर मैंगो, ठीक है। इन दोनों को जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो एड्यूर मिर्च है वो लोकली कल्टीवर है आपकी कहाँ की, एड्यूर की, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अथावा नद की, ठीक है, मराक्करा की, उसके बाद आपका इरिविलियम की, कल्प कचेरी की, वलानचेरी की। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि जिस एरिया में जो चीज़ें ग्रो होती हैं उसी एरिया को एक तरह से क्या बोलते हैं हाईलाइट करने के लिए जीआई टैग से नवाया जाता है, ताकि वहाँ के किसानों को फ़ायदा मिल सके, जो ग्रोअर हैं उनको फ़ायदा मिल सके। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो एड्यूर चिली है एक यूनिक कल्टीवर है इस एरिया की, जहाँ पर इस मिर्च में पंजेंसी जो है वो कम पाई जाती है। पंजेंसी क्या है, तीखापन, तो काफ़ी कम तीखापन होता है इसमें, और इसीलिए इसको एक यूनिक वैरायटी माना जाता है एड्यूर की, इसीलिए इसको जीआई टैग से नवाजा गया है। और आगे बताते हैं जो आपका कुटियाट्टूर मैंगो है, ये भी एक पॉपुलर और टेस्टी ट्रेडिशनल मैंगो कल्टीवर है कहाँ का, कुटियाट्टूर का। और ये जिसने भी आपके आसपास के ग्राम पंचायत है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर भी ये ग्रो होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि किस स्टेट के एड्यूर चिली और कुटियाट्टूर मैंगो को जीआई टैग दिया गया, तो वो केरल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भी हाल ही में एड्यूर चिली और कुटियाट्टूर मैंगो किस स्टेट में जीआई टैग से नवाया गया है, तो वो आपका केरल हो जाएगा। और ये भी आ सकता है कि हाल ही में केरल में मैंगो और चिली को जीआई टैग से नवाजा गया है, तो उनके क्या क्या नाम हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टालिन लॉन्चेज स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर पावर कनेक्शन। तो यहाँ पर जो चेन्नई के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, ये यहाँ पर एक स्कीम लेकर आए एग्रीकल्चर की, जहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 लाख एग्रीकल्चर
पावर कनेक्शन दिए जाएंगे फार्मर्स को। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 लाख एग्रीकल्चरल पावर कनेक्शन बांटे जाएंगे फार्मर्स को, जिसके लिए स्कीम लॉन्च की है चेन्नई के जो सीएम हैं M.K. स्टालिन ने। और सबसे पहले आपको बता दें कि स्टार्टिंग में ये 25,000 फार्मर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा पहले फेज़ में। ये उन्होंने अपने इवेंट में बात कही है और उन्होंने ये बोला है कि स्टालिन ने कि कई सारी स्कीम और भी हैं जो अनाउंस की गई हैं और की जाएंगी। और आपको बता दें उन्होंने ये बोला है कि 7 मई को जब हमारी गवर्नमेंट पहली बार आई थी उसके बाद कई सारी एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसी योजना है जिनको हम ला चुके हैं, जिससे फार्मर्स का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पर उनका जो प्लानिंग है वो ये है कि नई स्कीम लाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 17,980 मेगावाट पावर जनरेट कर सकें आने वाले 10 सालों में। ये भी यहाँ पर बात की गई है। तो कहने का मतलब है यहाँ से याद करने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कभी हाल ही में चेन्नई में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर पावर कनेक्शन स्कीम। दूसरा क्वेश्चन आएगा कितने फार्मर्स के लिए, तो फर्स्ट फेज़ में 25,000 फार्मर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये तरीके से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए ये चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करेंगे तो KVIC ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग बनाया है, उसका रिकॉर्ड KVIC के नाम हो चुका है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दौरान वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग बनाया गया है और जिसका इनॉग्रेशन लेह में किया गया है, ठीक है, लेह लद्दाख में किया गया है। और ये बनाया गया है प्योर खादी से, ठीक है। खादी का इतना बड़ा अभी तक फ्लैग नहीं बना था वर्ल्ड में जितना भारत ने या बोल सकते हो KVIC ने 2 अक्टूबर को बनाया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लैग है इसका इनॉग्रेशन किया गया है लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है R.K. माथुर के द्वारा, जो कि 152वीं बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की, तो उनको गिफ्ट किया गया है KVIC की तरफ से। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जनरेट किया है, बनाया है KVIC ने सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग बनाने का। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है KVIC है, इन्होंने ये मॉन्यूमेंटल खादी नेशनल फ्लैग बनाया, मतलब स्मरण के लिए बनाया जाता है। तो गांधी जी को स्मरण करने के लिए ही नेशनल फ्लैग का निर्माण किया गया KVIC के द्वारा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये भी आपको याद रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसका साइज़ क्या है, वेट क्या है, तो आपको बताते हैं ये जो फ्लैग है इसका जो साइज़ है वो लंबाई है 225 फीट और उसकी जो चौड़ाई है वो है 150 फीट, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और आपको बता दें इसका जो वेट है वो 1400 किलोग्राम है, लगभग 1400 किलोग्राम का यहाँ पर ये वज़न है इस फ्लैग का, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 1957 में अंडर दी KVIC एक्ट 1956, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन जाएंगे जान लो कि अभी हाल ही में सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग किसने बनाया है, तो आपका आंसर होगा KVIC ने। किस दिन बनाया है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दौरान किसके लिए समर्पण किया है, तो वो गांधी जयंती पर गांधी जी को समर्पण किया गया है। और किसने किया है, तो ये हमारे लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं R.K. माथुर, उन्होंने हम समर्पित किया है गांधी जी को। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन बनेगा इसका साइज़ क्या है, वो आपको बता दिया गया है। वेट क्या है 1400 kg है। और KVIC जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1957 अप्रैल मंथ में। और एक्ट कौन सा था, तो KVIC एक्ट 1956। तो ऐसे करके 5 to 6 क्वेश्चन आपके कवर हो गए इस स्लाइड से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट को घर बैठे एग्रीकल्चर अपडेट के बारे में नॉलेज मिल सके। आगे बात करेंगे तो PM लॉन्च जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप ऑन 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर के दिन हमारे प्रेजेंट के PM मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप। इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है PM ने किया है, नाम इसका क्या है, जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप है।
किस ओकेजन पे? तो गांधी जयंती के ओकेजन पे 2 अक्टूबर को इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है पीएम के द्वारा। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो मोबाइल ऐप है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर ये काम क्या करेगी? तो ये जो मोबाइल ऐप है ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराएगी और आधार वेरीफाइड डेटा होगा बेनिफिशरीज़ का, ठीक है। आधार से लिंक होगा, ये आधार से ही वेरीफाई किया जाएगा बेनिफिशरीज़ को, और वाटर क्वालिटी के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराएगी। उसके साथ साथ पानी में कितना कंटामिनेशन है ये भी डिटेल इस डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा, जो कि हर विलेज के लिए बनाया गया है। तो कहने का मतलब है कि पानी की क्वालिटी अच्छी मिल सके, पानी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसके बारे में नॉलेज मिल सके, इसके लिए ही ये जो ऐप है जिसका नाम है जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पीएम के द्वारा 2 अक्टूबर के दिन। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो जेजेएम डैशबोर्ड है वो कौन मेंटेन करेगा? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री इस डैशबोर्ड को मेंटेन करेगी। मतलब है कि जो भी अपडेट उसमें करना होगा, जो भी चेंजेस करने होंगे उसको जल शक्ति मिनिस्ट्री करेगी। और आपको बता दें कि इस डैशबोर्ड पे आपको ये भी कवरेज मिलेगा कि कितने टैप वाटर कनेक्शन हैं हमारे स्टेट में। मतलब है कि जितने भी टैप वाटर हैं वो कितने लोगों के पास हैं, कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों तक जा रहे हैं, कब तक टारगेट कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें उस डैशबोर्ड पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आगे बात करेंगे तो जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि पर डे पर पर्सन को 55 लीटर पानी मिल सके सभी रूरल हाउस होल्ड को, ठीक है, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FSTC बाई 2024। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? 2019 में लाया गया और 2024 का टारगेट किया गया है कि सभी घरों तक जो टैप वाटर है वो पहुंच जाना चाहिए, सरकारी पानी जो है वो पहुंच जाना चाहिए। तो उसी के लिए कंटिन्यू वर्क किया जा रहा है और उसकी देखरेख करने के लिए, उसका डेटा लेने के लिए ही ये जो मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च की गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे तो तमिलनाडु एक्सटेंड TPI स्कीम फॉर शुगर केन फार्मर। तो यहाँ पर बात करेंगे तो TPI का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शनल प्रोडक्शन इंसेंटिव। TPI स्कीम को आगे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गन्ना किसानों के लिए, शुगर केन फार्मर्स के लिए। किस सीज़न के लिए? 2020-21 का जो क्रशिंग सीजन अभी चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, उसके लिए। और आपको बता दें इसके लिए एक्स्ट्रा 39.40 करोड़ का खर्चा होगा जो कि गवर्नमेंट करने वाली है। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार जो TPI है फॉर क्रशिंग सीजन 2020-21 यहाँ पर पेड किए जाएंगे 1 टन गन्ने के लिए 42.50 रुपीज़। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 42.5 रुपीज़ पर टन। कहने का मतलब है कि 1 टन किसान गन्ना लेकर आएगा तो उसको 42.50 पर टन एक्स्ट्रा एक तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो गन्ना शुगर बीन में लाया जा रहा है गन्ना किसान के द्वारा। और आगे बता दें कि यहाँ पर 9 महीने में इस टारगेट को कवर करना है, ठीक है। जो जितना भी प्रोसीजर है इस इंसेंटिव को प्रोवाइड करने का, ये 9 महीने के अंदर समाप्त करना होगा, सभी लोगों तक पहुँचाना होगा, ये टारगेट फिक्स किया गया है। और आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इस प्रेजेंट में अभी आप FRP जानते होंगे। FRP मतलब होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। इसे घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और CACP के द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो प्रेजेंट में FRP कितना है शुगर केन का, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। आगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ LIFE रिसीव्स 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो यहाँ पर एक दिल्ली की एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लाइफ का मतलब है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसको लाइफ शॉर्ट में बोला जाता है। उसको 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है, उससे नवाजा गया है। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये एक इंटरनेशनल ऑनर है, ठीक है, सम्मान है। और आपको बता दें इसको स्वीडन के ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब स्वीडन का एक वैकल्पिक नोबेल प्राइज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो हमारी दिल्ली की एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को मिला है। और ये एक इंटरनेशनल ऑनर है, सम्मान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो ऑर्डर है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये इस्टेब्लिश किया गया सबसे पहले 1980 में एक जर्मन स्वीडिश फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जो लोग गरीबों की सेवा करते हैं, खासकर उनको पैसे से सेवा करते हैं, उनको दान देते हैं पैसा
पैसे से हेल्प की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो वो काफ़ी हेल्प करते थे, गरीबों की पैसे देते थे। तो यहाँ पर उनका नाम था जैकोब वॉन यूक्सेलकुल। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इनका पूरा नाम आपको बताता हूँ दोबारा से, जैकोब जोहान वॉन वेक्सकुल। ठीक है, ये इनका नाम है। और आपको बता दूं कि ये जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन स्टूडेंट्स थे। और आपको बता दूं 1980 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो भी लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, गुड हेल्थ एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है इस प्राइज़ में। और आपको एक तरह से बता दें कि नोबेल प्राइज़ लिस्ट में जो वर्क शामिल नहीं है उन वर्क को इस प्राइज़ की लिस्ट में शामिल किया गया है। और जो इन फील्ड में अच्छा काम करेगा उसको ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिलता है, जो 2021 में मिला है दिल्ली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइफ को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि इस प्राइज़ में क्या दिया गया है। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड में कैश प्राइज़ दिया जाता है 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन, जो कि लगभग होते हैं आपके $1,15,000 यूएस डॉलर के। और अगर इसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो ये बैठता है आपका 86.5 लाख रुपीज़। तो इतना रुपए कैश यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इस इनाम के साथ में, ये आपको याद रखना है। लाइफ, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन जाएगा ये भी बता दें कि 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको दिया गया है। तो वो लाइफ को दिया गया है। कहाँ की कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है। ये अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1980 में हुआ। किसने किया, तो जैकब वॉन ने किया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, कितना प्राइस मिलता है, तो 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो इंडियन फार्मर्स टू स्टेप अप प्रोटेस्ट आफ्टर 9 किल्ड इन वायलेंस। तो आपको पता है लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश का यहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी का अगर हम बात करेंगे तो एक केस है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, ब्रेकिंग बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 9 लोग मर चुके हैं, जिसमें से कुछ किसान हैं और कुछ अदर पार्टीज़ के कार्यकर्ता हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या था, तो किसान जो थे वो विरोध कर रहे थे उप मुख्यमंत्री के आने का। वहाँ पर किसी उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, उसके विरोध किया गया। और उसी विरोध में कहीं ना कहीं कोई मंत्री थे जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और जिसके फलस्वरूप भड़के हुए किसानों ने वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मार दिया और वहाँ में जो गाड़ियाँ थीं उनमें आग लगा दी। तो ये जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और कहने की बात है कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर बन चुका है ये लखीमपुर खीरी का। तो यहाँ पर लगभग 9 लोग मरे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बाद में लड़ाई थी कि जितने लोग मरे गए उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। तो सरकार काफ़ी देर बाद मानी और यहाँ पर मंडे को उन्होंने अनाउंस किया कि हम 4.5 मिलियन इंडियन रुपीज़ देंगे, मतलब $60,530, जो होते हैं लगभग 45.5 लाख के बराबर। तो कहने का मतलब है कि लगभग यहाँ पर 5 लाख रुपए पर कैंडिडेट को प्रोवाइड किए गए हैं एक तरह से मुआवजे के तौर पे। और आपको बता दें कि ये जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं इसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि जो कृषि बिल पास किए गए थे पिछले साल 2020 में उनको रद्द किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। जो कि कंटिन्यू किसान 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसानों की बात सरकार के द्वारा मानी नहीं गई है। लेकिन किसान अब भी कंटिन्यू दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जितने भी कृषि बिल हैं, जो कृषि कानून है वो जो पारित किए गए हैं उनको कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। और यहाँ पर एक मांग थी जिसको गवर्नमेंट ने माना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसकी जांच करेंगे और जो भी मुख्य आरोपी हैं या जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो जल्दी से जल्दी जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, वो निकाल के देंगे। तो एक तरह से जो जांच है वो यहाँ पर हाई कोर्ट के जजों के हाथ में दे दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब भी कंटिन्यू ये डिसाइड किया गया है कि हम आगे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, प्रोटेस्ट की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाएंगे और हमारा जो उद्देश्य है एक कृषि कानून, जो काले कृषि कानून है वो वापस लिए जाएं, वो रद्द किए जाएं, उस पर किसान नेता डटे रहेंगे। ये किसान यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। आगे बात करेंगे तो जीआई टैग
मिहिदाना फ्रॉम वेस्ट बंगाल एक्सपोर्टेड टू बहरीन। तो यहाँ पर पहली बार वेस्ट बंगाल का एक जीआई टैग मिहिदाना है जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा बहरीन में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो पहली कंसाइनमेंट होगी जो कि आपकी प्रमोट करेगी इंडिजिनस और जीआई टैग प्रोडक्ट को, मतलब जो भी देसी प्रोडक्ट हैं और जिनको जीआई टैग से नवाजा जा चुका है, ऐसे प्रोडक्ट को और प्रमोट करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जहाँ पर वेस्ट बंगाल के वर्धमान का मिहिदाना जो है जिसको जीआई टैग से नवाजा जा चुका है उसको बहरीन एक्सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वहाँ की जो पॉपुलैरिटी है उसको और ज़्यादा बोल सकते हैं फैलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोग आएँ और वो टेस्ट करें। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मिहिदाना है वो जीआई टैग मटेरियल है, कहाँ का, वर्धमान वेस्ट बंगाल का। ये भी आपको याद रखना है। मिहिदाना कुछ नहीं होता है, एक छोटी बूंदी होती है, नॉर्मली हम लोग बूंदी के नाम से जानते हैं, लेकिन एक स्पेशल स्वीट डिश है वेस्ट बंगाल की जिसके लिए जीआई टैग इनको मिला था। आगे बात करेंगे तो ये जो कंसाइनमेंट है स्वीट डिश मिहिदाना की, इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा अपीडा के द्वारा रजिस्टर्ड एक एंटरप्राइजेस जो कि है मेसर्स डीएम एंटरप्राइजेस कोलकाता के द्वारा, और इसको वहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और जो बहरीन देश है वहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा। तो कौन इंपोर्ट करेगा, तो वो आपका है अल जाज़ीरा ग्रुप जो कि बहरीन का है, ये भी आपको याद रखना है। और जैसा कि हम हमेशा से बताते आए कि जो जीआई टैग है वो डिनोट करता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन को एंड पोजेसेस क्वालिटीज़ और अ रेपुटेशन दैट आर स्पेसिफिक टू दैट ओरिजिन, मतलब किसी एक एरिया में, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो और कहीं पर नहीं ग्रो कर रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उस स्पेशल एरिया के लिए उस प्रोडक्ट को जीआई टैग से नवाया जाता है ताकि उसको और प्रमोट किया जा सके, उस पर और ज़्यादा मंथन किया जा सके, रिसर्च किया जा सके, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने उन चीज़ों पर और जो ग्रो कर रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर जो कि आपके नाबार्ड एग्ज़ाम और एफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जो आरआरबी का एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्पेशल ऑफिसर, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एनपीसीआई टाई अप विद येस बैंक फॉर ऑन दी गो पेमेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एनपीसीआई ने, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसका नाम है येस बैंक के साथ, और यहाँ पर नाम दिया गया है ऑन दी गो पेमेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक बोल सकते हैं रुपए ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, जहाँ पर बिना कॉन्टैक्ट के ही पेमेंट हो जाएगा, जिसका नाम दिया गया है रुपए ऑन दी गो, जो कि एक तरह का पहला इस तरीके का कार्ड है जो कि कॉन्टैक्टलेस रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो द रुपए ऑन दी गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन इज मेनली अ वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च टू इनेबल कस्टमर टू मेक स्मॉल और लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो वो छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू का ट्रांजैक्शन इजीली कर पाएंगे विद कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन। और आपको बता दें कि यहाँ पर 5,000 तक का पेमेंट बिना पिन डाले इस रुपए ऑन दी गो से इजीली कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है डिजिटल जो प्रेजेंट में हो रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर आपको फिजिकल कार्ड ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी हम लोग एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाते थे, अब उसको मार्केट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्चुअल कार्ड होगा जिससे डायरेक्ट आपका पेमेंट कट हो जाएगा विदाउट एनी यूज़ ऑफ फिजिकल कार्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके मोबाइल फ़ोन से ही सारी चीज़ें अब होने वाली हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम को बचाना है, और उसके लिए जितना डिजिटलाइजेशन होगा उतना ही हेल्प उन ट्रांजैक्शन को करने में हो सकती है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि एनपीसीआई ने टाइप किया है येस बैंक के साथ। आगे बात करेंगे तो फेडरल बैंक लॉन्च रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर फेडरल बैंक ने भी लॉन्च कर दिया है रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, जिससे होगा क्या कि एक तरह का बोल सकते हो, पहले जान लेते हैं इसके बारे में। फेडरल बैंक जॉइन हैंड विद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी यहाँ पर एनपीसीआई के साथ हाथ मिलाए हैं और वो लॉन्च करने जा रहे हैं फेडरल बैंक रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी हाईलाइट क्या है, तो वन ऑफ द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस कार्ड, इट कम्स विद द लोएस्ट एनुअल परसेंटेज रेट। तो इसका जो एपीआर रेट है
वो अब तक का सबसे कम है, वो केवल है आपका 5.88 पर एनम, ठीक है। इतना परसेंट चार्ज यहाँ पर आपसे लिया जाएगा और इससे इजीली आप ट्रैवल, फूड, शॉपिंग, स्पोर्ट, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इजीली कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेस रहने वाला है। और यहाँ पर ये जो आपका डिजिटल फर्स्ट कार्ड अप्रोच है, ये आपको फेडरल बैंक के जो मोबाइल ऐप है फेड मोबाइल में इजीली मिल जाएगा और 3 क्लिक में आप इजीली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम में। तो यहाँ पर फेडरल बैंक ने भी हाथ मिलाए हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और अगर हम इधर बात करेंगे तो एनपीसीआई के साथ यस बैंक ने भी टाई अप किया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि बैंकिंग फील्ड से हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल डे जो कि आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक में आते हैं। पहला है वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, जो कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा डे है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, जो कि 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और तीसरा है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, जो कि 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है जो इजीली एग्जाम में देखे जाते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया एट 101 रैंक। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2021 की, जिसमें भारत की जो रैंक आई है वो काफ़ी वर्स्ट है। 101 रैंक आई है अगर हम टोटल 116 कंट्री की बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 एक रिपोर्ट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है इरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्फ, जो कि रिलीज की गई है 14 अक्टूबर 2021। तो 14 अक्टूबर को ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, जिसमें भारत की रैंक आई है 101। अगर हम बात करेंगे टोटल देश की तो वो है 116। तो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन इस बार इंडिया की आई है। अभी हम बात करेंगे कि 2020 में जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया था तो भारत की रैंक कितनी थी। इसमें आपको बता दें कि 101 रैंक पर भारत है, लेकिन जिसके जो नेबर कंट्री हैं, जैसे बात करेंगे नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी रैंक काफ़ी अच्छी रही है इंडिया से। अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो 76 रैंक आई है, उसके साथ साथ बांग्लादेश की भी यहाँ पर 76 रैंक है, और यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे तो 92 रैंक है, और यहाँ पे म्यांमार की 71 रैंक है। तो भारत के कंपेयर में इन देशों की काफ़ी अच्छी रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन द इंडेक्स इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड टू 101st पोजीशन आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 116 कंट्रीज में 101वीं रैंक मिली है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में। आगे बात करेंगे तो 2020 की बात कर लेते हैं। तो भारत का स्थान था 94वां स्थान था। उस टाइम पर 107 देशों की लिस्ट बनी थी, ठीक है। जो रैंक डिक्लेयर की गई थी वो 107 कंट्रीज की गई थी, उसमें 94th रैंक मिली थी भारत को। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2021 की तो इंडिया हैज बीन प्लेस्ड बिहाइंड इट्स नेबर कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस इंडेक्स में, इस साल के इंडेक्स में 18 कंट्रीज हैं जो टॉप पे रही हैं, जैसे चाइना, ब्राज़ील और कुवैत जैसी कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया है, या बोल सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी हंगर प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर बात आपको जाननी पड़ेगी। GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक क्या करता है, मेजर करता है और ट्रैक करता है हंगर को, ठीक है, अक्रॉस दी वर्ल्ड। सभी कंट्रीज में देखता है कि जो हंगर प्रॉब्लम है वो कितनी सीरियस है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सालाना, ठीक है, एनुअली एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें भारत को मिला है 101वां स्थान। अगर टोटल बात करेंगे तो 116 कंट्रीज में। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंडिया की रैंक में कुछ सुधार होगा। तब तक के लिए आपको इतना समझ के चलना है कि 2020 और 21 की हमने यहाँ पे चर्चा की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन खराब रही है अगर हम हंगर प्रॉब्लम की बात करेंगे भारत में। आगे बात करेंगे तो फ्री 8.20 लाख सीड मिनी किट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स। तो फार्मर्स को 8.20 लाख सीड मिनी किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए फार्मर्स को, जो कि
फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, या बोल सकते हो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 15 स्टेट चूज किए गए हैं, जिसमें से 343 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीड मिनी किट यहाँ पर पेश किए गए और फार्मर्स को प्रोवाइड किए गए। आपको बता दें कि ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके अंडर में हुआ है, तो ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसको NFSM के नाम से जाना जाता है। NFSM ऑयल सीड एंड ऑयल पाम स्कीम के अंडर में इस सीड मिनी किट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पर अभी हम टोटल बात कर लेते हैं। तो दिस प्रोग्राम विल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो यहाँ पर इस सीड मिनी किट के डिस्ट्रीब्यूट होने से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ने की उम्मीद है, जिससे फार्मर की जो इनकम है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 15 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्रीज में, यहाँ पे कंट्री के जो 15 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ऑयल सीड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उन स्टेट्स में ये जो सीड किट है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो वो कौन कौन सी 15 बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हैं या उनके जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। तो स्टेट में आपका MP, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये टोटल 15 स्टेट हैं जहां पर बड़े लेवल पर ये सीड मिनी किट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यहाँ पर बात करेंगे तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द प्रोग्राम ऑन 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर मस्टर्ड सीड मिनी किट बांटी गई है किसानों को। ठीक है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि कौन सा सीड बांटा गया है इस प्रोग्राम के अंडर में, तो ये मस्टर्ड सीड बांटा गया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसीलिए सरकार यहाँ पर प्रोत्साहन कर रही है फार्मर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मस्टर्ड का उत्पादन करें, और जिससे जो तेल का भंडारण है वो भी ज़्यादा हो भारत में, जिसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए इन सीड मिनी किट को तैयार करने में। और यहाँ पर ये बांटे गए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मुरैना और श्योपुर से स्टार्टिंग की गई थी बांटने की। बाकी 15 स्टेट में ये अलग अलग बोल सकते हो फंक्शन करके, प्रोग्राम करके ये जो आपके सीड किट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी स्टूडेंट को शेयर करना। नेक्स्ट बात करेंगे तो पालघर फेम्ड वाडा कोलम राइस गेट्स GI टैग। तो यहाँ पर पालघर डिस्ट्रिक्ट के वाडा कोलम राइस को GI टैग से नवाजा गया है, जो कि काफ़ी गुड न्यूज़ है अगर हम महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो यहाँ पर ए वैरायटी ऑफ राइस वाइल्डली ग्रोन इन वाडा इन द पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट के वाडा में ये जो एक वैरायटी है राइस की, ये ग्रो की जाती है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इसको GI टैग दिया गया है और इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, वाइडर मार्केट में और महाराष्ट्र में उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए ही ये GI टैग इसको दिया गया है। वाडा कोलम राइस को और नाम से जानते हैं, जैसे जिनी और झिनी राइस के नाम से भी जाना जाता है, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो वैरायटी है इसका जो ग्रेन है वो वाइट कलर का होता है, तो इसीलिए उसको यूनिक माना जाता है, और इसी यूनिकनेस के लिए यहाँ पर GI टैग दिया गया है इस चावल को, जिसको वाडा कोलम राइस के नाम से जानते हैं। इसकी जो प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में वो 60 से लेकर 70 रुपीज़ पर kg है। और आपको बता दें कि वाडा कोलम जो है वो पालघर में कई सालों से ग्रो हो रहा है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही थी कि इसको GI टैग से नवाजा जाए, और ये जो बोल सकते हो पूरा जो टारगेट है वो सक्सेसफुल हुआ है 2021 में, और इस साल यहाँ पर इस राइस को GI टैग दिया गया है।
यहाँ पर आपको बता दें कि ये अपने स्मॉल ग्रीन साइज के लिए जाना जाता है। इसमें एक अरोमा बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट भी काफ़ी बेटर होता है और ये डाइजेस्ट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लेता है। इसीलिए कुछ इसकी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। और आपको बता दें कि जो चावल है वडा कोलम राइस, ये ग्लूटेन फ्री है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। और कहने का मतलब है कि फाइनली इस चावल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ये आपको पता रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और इम्पॉर्टेंट जो कि आपका जीआई टैग से रिलेटेड है कि तमिलनाडु कन्याकुमारी क्लोव गेट जीआई टैग। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी की क्लोव को भी, लौंग को भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जान लेते हैं। The unique clove spice grown in the hill of Kanyakumari district in Tamil Nadu has been awarded GI tag as Kanyakumari's clove। तो कन्याकुमारीज क्लोव को जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है उसकी यूनिकनेस के लिए। अभी हम जान लेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में। आपको बता दें कि इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है लौंग का, क्लोव का, वो है 1100 मेट्रिक टन, जिसमें से 1000 मेट्रिक टन जो है वो अकेला तमिलनाडु प्रोड्यूस करता है हर साल। और अगर हम जिसमें से कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 1000 में से 750 मेट्रिक टन क्लोव जो है वो प्रोड्यूस करती है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट अकेली। तो यहाँ पर ये यूनिकनेस दिखती है कि कन्याकुमारी की जो लौंग है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो स्टेट में तमिलनाडु है वो अदर स्टेट के कंपेयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। या हम बोलें तो ओवरऑल 1100 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 1000 अकेले तमिलनाडु प्रोड्यूस करता है क्लोव। तो इसीलिए यहाँ पर ये जीआई टैग बनता है कन्याकुमारी की क्लोव के लिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ट्रेडिशनल डाई पेंटेड फिगुरेटिव एंड पैटर्न क्लॉथ कॉल्ड करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को और वुड कार्विंग ऑफ कलाकुरुचि तमिलनाडु को भी जीआई टैग से नवाजा गया है। तो यहाँ पे वुड कार्विंग क्या होती है, लकड़ी की नक्काशी बोला जाता है, तो उसको दिया गया है। और आपका करुप्पुर कला जो कि एक पैटर्न वाला कपड़ा होता है, कढ़ाई होती है, उसके लिए भी यहाँ पर जीआई टैग नवाजा गया है। तो तमिलनाडु को काफ़ी जीआई टैग इस बार दिए गए हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और जीआई टैग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि एडियूर चिली और आपका कोटियोटर मैंगो को भी, जो कि केरल में स्थित है, इन दोनों को भी हाल ही में जीआई टैग से नवाजा गया है। तो जितने भी जीआई टैग दिए जा रहे हैं आपको याद रखने हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारे पीडीएफ्स ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है करंट अफेयर सेशन के। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन के वीडियोज़ एज वेल एज पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹550 करोड़ टू फार्मर्स। तो फार्मर्स को 550 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अब जानेंगे ये जो पैसा है वो ग्रांट किस वजह से किया गया है। तो बिहार गवर्नमेंट ग्रांटेड 550 करोड़ इन एड टू फार्मर अफेक्टेड ड्यू टू वाटर लॉगिंग। जैसा कि आपको पता है बिहार में इस बार काफ़ी ज़्यादा बाढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई है। बाढ़ की वजह से किसानों की, वाटर लॉगिंग से उनकी फसलें ख़राब हुई हैं। तो उसकी भरपाई करने के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 550 करोड़ का वहाँ के फार्मर्स को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट ने ये कंपनसेशन दिया है ऐसे फार्मर्स जिन्होंने अपनी जो प्लांट है खरीफ सीजन में वो अच्छे से नहीं उगा पाए ड्यू टू हैवी रेन या फिर बाढ़ की वजह से, तो उनको यहाँ पर ये कंपनसेशन दिया जाएगा। आपको बता दें पास्ट में भी ऐसे जो इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपनी जो स्टैंडिंग क्रॉप लॉस की है, मतलब खड़ी हुई फसल खराब हुई है पुअर वेदर की वजह से, फ्लड की वजह से या सूखे की वजह से, उनको भी कंपेंसेट किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पास्ट में। और यहाँ पे बता दें कि इसके अलावा 100 करोड़ की अलग से उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड की है फार्मर्स को जो कल्टीवेट नहीं कर पाए अपनी खेत में, अपनी प्रॉपर्टी में वाटर लॉगिंग की वजह से। तो उन सभी किसानों को भी यहाँ पर कंपनसेशन दिया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने अपने फार्मर के लिए 550 करोड़ रुपए ग्रांट किए हैं, तो वो है बिहार। क्यों किए हैं? वाटर लॉगिंग या फिर हैवी फ्लड या फिर ड्रॉट के कारण जिन किसानों ने अपनी फसल
नहीं उगाई है या नहीं उगा पाए हैं उनके लिए कंपेंसेशन दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे तो परसोत्तम रूपाला लॉन्चेज रिवर रैंचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट के मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिस्टर परसोत्तम रूपाला जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, जिसको नदी पशुपालन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो श्री परसोत्तम रूपाला लॉन्चेज अ नेशन वाइड रिवर रैंचिंग प्रोग्राम एट ब्रिज घाट, गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़, उत्तर प्रदेश 8 अक्टूबर 2021। तो 8 अक्टूबर को गढ़ मुक्तेश्वर में ये प्रोग्राम जो है, जो कि एक नेशन वाइड प्रोग्राम है, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, जिसको नदी पशुपालन प्रोग्राम भी बोला जाता है, इसको लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रहने वाला है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर बात करेंगे तो NFDB हैज सैंक्शन अ टोटल बजट ऑफ 2.81 करोड़ टू लॉन्च 97.16 लाख फिंगरलिंग्स। फिंगरलिंग मतलब होती है जो छोटी मछली होती है, वो डाली जाती है पानी में और उसी से फिर उत्पादन होता है। तो ये फिंगरलिंग्स की बात करेंगे तो टोटल 97.16 लाख फिंगरलिंग यहाँ पे रैंच की जाएंगे, उनका प्रजनन स्टार्ट किया जाएगा अलग अलग जगह पे। तो आपको बता दें इसका जो बजट एलोकेट किया गया है 2.81 करोड़ किया गया है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम है, ये पार्ट है आपका किसका, PMMSY। इसका मतलब है यहाँ पे PM मत्स्य संपदा योजना का पार्ट है ये जो आपका रिवर रैंचिंग प्रोग्राम है, इसी के अंडर में इसको स्टार्ट किया गया है। और आपको बता दें यूपी के साथ साथ यहाँ पे आपके उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत की गई है और वहाँ भी बोल सकते हो फिंगर लिंक्स डाले गए हैं वहाँ के आपके जो रिवर्स हैं, आपके जो वाटर बॉडी हैं वहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन हो और जो फिश प्रोडक्शन है उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, जिससे फार्मर्स की कंडीशन या फिर जितने फिशरमैन होते हैं उनकी कंडीशन में सुधार आए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूपी में भी 3 लाख फिंगरलिंग्स डाली जाएंगी, ये भी आपको याद रखना है। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है स्पेशल एक्टिविटी एज ए अंडर PMMSY स्कीम के। इससे उद्देश्य क्या है, टू इनहेंसिंग द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड और वाटर का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए ही ये रिवर रैंचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको नदी पशुपालन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस मंत्री ने किया है, तो पहले आपको याद रखना है परसोत्तम रूपाला जी, जो कौन है, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़, उत्तर प्रदेश से किया गया है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नदी पशुपालन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यूपी के साथ साथ किस और स्टेट में शुरुआत की गई है, तो उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ में की गई है। फिंगरलिंग्स का नाम होता है छोटी मछली। और यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है RRP, ये चलाया जा रहा है अंडर PMMSY, PM मत्स्य संपदा योजना के अंडर। तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताए हैं। आगे बात करेंगे तो एपीडा ने यहाँ पर MOU साइन किया है ICAR के साथ, ताकि सिट्रस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अब जान लेते हैं कि सिट्रस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है और एपीडा ने ये क्यों किया है। तो फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस एंड इट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो सिट्रस के एक्सपोर्ट को और सिट्रस से जितने भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं उनको बूस्ट करने के लिए ही एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा ने एक MOU साइन किया है ICAR CCRI, मतलब सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के साथ में। इस MOU को साइन करने का उद्देश्य क्या है, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जा सके और यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लस्टर बनाने पे, उनके क्रिएशन पर फोकस किया जा सके और यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके ताकि डेवलपमेंट हो सिट्रस के एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके अलग अलग देश में। इसीलिए एपीडा और ICAR CCRI के बीच में ये जो MOU है वो साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस MOU को साइन करने का उद्देश्य क्या है, फील्ड डिजिटलाइजेशन, एफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्म। तो ऑर्गेनिक फार्म ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना और इनऑर्गेनिक खाद जो है उसको कम से कम यूज़ करना
और सिट्रस का प्रोडक्शन बढ़ाना और सिट्रस का एक्सपोर्ट एज वेल एज उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो हैं उनके एक्सपोर्ट में बूस्ट लाना ही इस एमओयू का उद्देश्य है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एपीडा कब एस्टेब्लिश हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 13 फरवरी 1986। और अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। इस बार वर्ल्ड एग डे काफ़ी हेडलाइन में रहा है, ब्रेकिंग बना हुआ है, तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया गया है 8 अक्टूबर को। यहाँ पर बात करा दें तो यहाँ पर जो वर्ल्ड एग डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर का दूसरा फ्राइडे जब पड़ता है उसी दिन इस वर्ल्ड एग डे को सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 1996 1996 से ये जो आपका एग डे है जो कि वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है इसको मनाते रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बात करेंगे तो द ईयर्स वर्ल्ड एग डे विल टेक प्लेस ऑन फ्राइडे 8 अक्टूबर एंड विल मार्क द 25th एनिवर्सरी। और ये इस बार की 2021 में बात करेंगे तो 25वीं एनिवर्सरी बनाई गई है एग के लिए, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो जान लेते हैं, तो वो है आपकी थीम फॉर 2021 वर्ल्ड एग डे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड एग डे 2021 की थीम क्या थी, तो वो आपकी थीम क्या है, एग फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, एग्स फॉर ऑल नेचर्स परफेक्ट पैकेज इज द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड एग डे। और जो वर्ल्ड एग डे इस्टेब्लिश किया गया था वियना 1996 में। वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है जिसको वियना के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट करने की, वहीं इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और आजकल पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे तो ट्राइफेड इज वर्किंग टू गेट जीआई टैग फॉर 177 ट्रैवल प्रोडक्ट। क्योंकि आप भी जानते हो जो ट्राइफेड है वो भी आपका क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो यहाँ पर ट्राइफेड की कोशिश रहती है कि जितने भी आपके ट्रैवल प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग से नवाजा जा चुके, ताकि जितना भी डेवलपमेंट है और जितने भी बोल सकते हैं प्रमोशन है उसको इजीली किया जा सके और उनका जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर जीआई टैग उस प्रोडक्ट को मिल जाए तो। क्योंकि क्या होता है कि अगर जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो उस एरिया की एज वेल एज उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस जो है वो काफ़ी दूर तक जाती है, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और वो वहाँ पर रुचि लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्राइफेड ने अपनी मार्केट में 56 जीआई प्रोडक्ट शामिल कर लिए हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है आउट ऑफ 300 रजिस्टर्ड इंडियन जीआईएस। तो 300 से ज़्यादा रजिस्टर्ड इंडियन जीआईएस हैं, उसमें से 56 को अभी तक उन्होंने जीआई टैग दिलवाया है और अभी जो कोशिशें हैं वो हैं 21 और पोटेंशियल प्रोडक्ट को शामिल करने की कि उनको भी जीआई टैग से नवाजा जाए। तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 77 जीआई प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा ट्राइफेड के द्वारा। और ये सब हो रहा है अंडर मेंटरशिप ऑफ पद्म श्री डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी जी के संरक्षण में। और आपको बता दें कि ट्राइफेड इन एसोसिएशन विद एमईए एम्स टू प्रमोटिंग द रिच ट्राइबल कल्चर। तो ट्राइबल कल्चर को और रिच बनाना, उसको प्रमोट करना, ठीक है, और बोल सकते हैं कि जो हेरिटेज है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पेश करना, ये सारे उद्देश्य हैं ट्राइफेड के। इसका जो बोल सकते हो टारगेट है। और ट्राइफेड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है ट्राइफेड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा है कि जितने भी हमसे रिलेटेड ट्रैवल प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम जीआई टैग दिलवाएं, ताकि उन प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। अब बात करेंगे कुछ बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है नाबार्ड और आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। भारत पे लॉन्चेस बॉय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे। तो भारत पे ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पोस्ट पे, जो कि रहने वाला है आपका BNPL कैटेगरी, मतलब बॉय नाउ पे लेटर, पहले खरीदो बाद में पे करो। ऐसी कई सारी ऐप हैं, जैसे बात करेंगे अमेज़ॉन भी है जो
बोलती है कि पहले खरीदो बाद में पे करो। तो एक कैटेगरी है जिसको BNPL के नाम से जाना जाता है। तो उस कैटेगरी में पोस्ट पे भी शामिल हो गया है कि पहले खरीदो बाद में पे करो। इस कैटेगरी में पोस्ट पे भी आ गया है। तो फिनटेक कंपनी जो है जिसका नाम है भारत पे, इसने अभी अनाउंस की है बॉय नाउ पे लेटर BNPL कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ पोस्ट पे। नाम क्या है इस प्लेटफॉर्म का? पोस्ट पे। पोस्ट पे मतलब भी सीधे सीधे बता रहा है कि बाद में पे करना है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से कस्टमर को क्रेडिट दिया जाएगा कि वो अभी बॉय करे बट पे बाद में करे एनीवेयर ऑफ इंडिया। भारत में कहीं से भी वो रह रहा है या बिलोंग करता है, वो इस स्कीम का, इस क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पर बात करेंगे तो कस्टमर यूजिंग द पोस्ट पे प्लेटफॉर्म कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। तो उसको क्या करना है? पोस्ट पे प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए उसको एक ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट ऑफ अप टू ₹10 लाख। तो 10 लाख तक का क्रेडिट लिमिट आपको दिया जाएगा जो कि इंटरेस्ट फ्री रहेगा। इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप कोई भी जो भी परचेजिंग करेंगे विदाउट इंटरेस्ट आपको वापस करना होगा, वो भी बाद में। यहाँ पे बात करेंगे तो भारत पे अभी जो स्टार्ट कर रहा है वो आने वाले 12 महीने में उसका टारगेट है $300, ठीक है, $300 मिलियन का टर्नओवर करने का। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो CEO हैं भारत पे के वो हैं अश्नीर ग्रोवर, और भारत पे फाउंड हुई थी 2018 में, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं पोस्ट पे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये बॉय नाउ पे लेटर कैटेगरी में शामिल हो चुकी है, जिसकी लिमिट है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट अप टू 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख की यहाँ पे लिमिट है, और इसका जो टोटल टर्नओवर 12 महीने का रहने वाला है, या जो टारगेट सेट किया गया है वो किया गया है $300 मिलियन का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर CALPU सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च करने वाली पहली बैंक बन गई है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि भारत की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय बैंक है, जिसके 132 मिलियन कस्टमर हैं। इसने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट का अक्रॉस 16 जोनल ऑफिस। तो इनके जितने भी 16 जोनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये आपके सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी। ये करती क्या है? ये किसानों को लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि इजीली वो अपनी जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और जो एग्रीकल्चर में इनपुट्स देने हैं वो इजीली लगा पाएँ, और फार्मर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो और किसानों का भी डेवलपमेंट हो। द सेंटर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, जिसको CAMP बोला जाता है, ये एक डेडिकेटेड क्रेडिट डिलीवरी मॉडल है। ठीक है, ये क्या है? एक डेडिकेटेड क्रेडिट डिलीवरी मॉडल है जो फोकस करता है फाइनेंसिंग पे, एग्रीकल्चर की नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग पे फोकस करता है, और ये मैनेज करता है एग्री मार्केटिंग एक्टिविटी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ये मॉडल मैनेज करेगा, जो कि बैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात की गई है। और उन्होंने बोला है कि ये जो कोलैबोरेशन है ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी हेल्प करेगा सोर्स क्वालिटी बिजनेस डेवलप करने में। तो कहने का मतलब है कि BOB ने ये प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च किया, जो कि टोटल पूरा अगर नाम बताएंगे आपको तो वो है आपका सेंट्रलाइज एग्री लोन प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आपके 16 जोनल ऑफिसेज में इन्होंने पेश कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा बड़े लेवल पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल डे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जाता है 2nd फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, तो इस बार पड़ा है 8 अक्टूबर को, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको केवल हमारा ऐप डाउनलोड करना है और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट ई-फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च्ड इन असम। तो असम में भारत की पहली ई-फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है फिश वाले। ठीक है, याद रखना है किस स्टेट में की गई है, तो वो की गई है असम में। और डिटेल में जान लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि असम की जो मिनिस्टर है फिशरीज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक्साइज के परिमाल शुक्लवैद्य, ठीक है, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नाम है फिश वाले, जो कि भारत की पहली ई-फिश मार्केट एप्लीकेशन है, जिससे
जितने भी फिश प्रोडक्ट हैं आपको ईजिली अवेलेबल कराए जाएंगे प्लेटफॉर्म पर और आप परचेज कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन पर टेबल साइज फिश जैसे बात करेंगे भांगन, मृगल, रोहू, उसके साथ साथ फ्रेश वाटर, शी वाटर फ्रोजन फिश अवेलेबल होंगी। उसके साथ साथ ड्राई फिश पैकेट्स, ड्राई फिश रॉ, फिश पिकल्स और प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट जो हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फ़िश से प्रिपेयर होने वाले सारे प्रोसेस प्रोडक्ट आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो इजीली आप परचेज कर पाएंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है असम के लोगों के लिए। इसलिए आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अभी हाल ही में किस राज्य ने फ़िश वाले ऐप लॉन्च किया, तो आपका आंसर होगा असम। या फिर ये भी आ सकता है कभी हाल ही में असम में भारत की पहली ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा फिश वाले। अब बात करेंगे इस ऐप को डेवलप किया है एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि किसके कोलैबोरेशन में है, तो वहाँ का जो फिशरी डिपार्टमेंट है असम का, उसके कोलैबोरेशन में ही ये ऐप डेवलप की गई है एक्वा ब्लू ग्लोबल के द्वारा। आगे बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म के आने से क्या होगा कि जितनी भी फिश फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने प्रोडक्ट का रीज़नेबल प्राइस मिल पाएगा। मतलब है कि जो रियल मूल्य होना चाहिए उतना मूल्य उनको मिल जाएगा इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म के आने से। और जो मिडिल मैन हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनको भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकता है ये ऐप, ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट होगा और डायरेक्ट यहाँ पर जो फार्मर है अपने प्रोडक्ट को, फिश प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर की जो कंडीशन है, उसकी इनकम है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है इस प्लेटफॉर्म के आने से। तो इस वीडियो में इस करंट अफेयर से आपको इतना पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। आगे बात करेंगे, कर्नाटका हैज़ इनिशिएटेड कर्नाटका रायता सीरी स्कीम। तो यहाँ पर बात करेंगे तो कर्नाटका ने अपने किसानों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, कर्नाटका रायता सीरी स्कीम। डिटेल में जान लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अपने फार्मर्स के लिए, जिसका नाम रायता सीरी या फिर कर्नाटका रायता सीरी हम बोल सकते हैं, जो कि उनके फार्मर्स के लिए है। इस स्कीम से क्या होगा कि जितनी भी उस स्टेट के, कर्नाटका स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको 10,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो सहायता दी जा रही है। और ये किसके लिए दी जा रही है, जितने भी आपके मिलेट ग्रोअर हैं, ठीक है, जितने भी मिलेट ग्रो करते हैं ऐसे किसान, उनके लिए ये सहायता राशि दी जा रही है। इससे होगा क्या कि जो मिलेट है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट का जो फोकस है वो क्या है कि मिलेट का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके स्टेट में, इसीलिए वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिलेट फार्मिंग को अपनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इसीलिए 1 हेक्टेयर पर 10,000 रुपये की सहायता राशि इस स्कीम के तहत कर्नाटका सरकार अपने फार्मर्स को देगी। आगे बात करेंगे तो इस स्कीम के थ्रू जितने भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बोल सकते हो जो जीडीपी है, ठीक है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब CSDP है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा करना चाहते हैं पिछले ईयर के कंपेयर में। तो कहने का मतलब है कि जो जीडीपी है उसको बढ़ाना चाह रहा है। सीधा सीधा कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो स्टेट की जीडीपी है उसको इन्हेंस करना ही कर्नाटका गवर्नमेंट का उद्देश्य है, इसीलिए ये स्कीम लाई गई है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भी हाल ही में कर्नाटका ने मिलेट फार्मर्स के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो आपका आंसर हो जाएगा रायता सीरी स्कीम। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रायता सीरी स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटका। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम के लिए 250 करोड़ 250 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिससे इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा और सहायता राशि किसानों को, खासकर मिलेट किसानों को प्रोवाइड की जाएगी। और आगे बात करेंगे तो इससे होगा क्या, इस स्कीम के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए स्टेट में, ताकि लोग इनऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं, उसके फ़ायदे जानें, लोगों को और बताएं, जिससे हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने सभी जूनियर्स, स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि घर बैठे एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट आ रही है वो उनको मिल सके। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 हैज़ बीन रिलीज। तो 2021 का
GFSI मतलब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है, जो कि काफ़ी प्लस है, इस बार कह सकते हैं पॉजिटिव रहा है इंडिया के लिए। यहाँ पर इंडिया की जो इस बार रैंक आई है वो आई है 71st, मतलब 71वीं रैंक इस बार भारत की आई है इन दी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी GFS इंडेक्स 2021 आउट ऑफ 113 कंट्री। 113 कंट्री में 71st पोजीशन भारत की आई है। अब बात आती है कि इससे पिछले साल, मतलब अगर हम बात करेंगे 2020 की, तो उस बार कितनी रैंक आई थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो रैंक थी वो आपकी यहाँ पर 90 प्लस थी। तो कहने का मतलब है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट में रही है हमारी जो इंडिया है, अगर हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लॉस भी है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो भारत की रैंक है वो है 101, 101वीं रैंक है आउट ऑफ 116, मतलब 116 देशों में 101वीं रैंक है, मतलब काफ़ी लास्ट में है भारत। कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सालों में भारत जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेगा हंगर के मामले में। लेकिन आपको ये दोनों पोजीशन याद रखनी है, पहली ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की जिसकी 71st रैंक है, और बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो उसकी रैंक है 101। आगे बात करेंगे तो जो आपका GFS मतलब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, और स्पॉन्सर किया जाता है आपका कॉर्टेवा एग्री साइंस के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो आपका GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का है, ये 10वां एडिशन है इस इंडेक्स का। मतलब है कि इससे पहले 9 इंडेक्स और आ चुके हैं और ये 10वां इंडेक्स इस बार 2021 में रिलीज़ किया गया है, और इसको हर साल एवरी ईयर यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस बार की जो पोजीशन है वो है 71वीं, 71st पोजीशन इस बार आई है आउट ऑफ 113 कंट्रीज़। आगे बात करेंगे तो ये मेज़र कैसे होता है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं उसको यहाँ पर बेस माना जाता है। जैसे बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, सेफ्टी ऑफ फूड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। तो इन सारे फैक्टर्स पर ही एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये जो रैंकिंग है वो तैयार की जाती है। तो इस बार की जो रैंक है वो है 71st, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे तो कर्नाटका की एक और करंट अफेयर है कि कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर फ्यूल सब्सिडी देने का प्लान कर रहा है अपने फार्मर्स को, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फ्यूल है चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, उन दोनों के प्राइसेस कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, राइज हो रहे हैं। उसको कम करने का या बोल सकते हो किसानों को खुश करने के लिए ये सब्सिडी प्लान लाया जा रहा है, जो कि कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने फार्मर्स को देने जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वहाँ के मिस्टर BC पाटिल, उन्होंने फ्राइडे को यहाँ पर अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि फार्मर्स को लगभग 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। जो फार्मर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए डीजल और पेट्रोल परचेज करते हैं, उन्हीं फार्मर्स को ये फ़ायदा दिया जाएगा, ये यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है डीजल के जो प्राइस हैं वो भी यहाँ पर 3 डिजिट में पहुँचने वाले हैं, और पेट्रोल ऑलरेडी पहुँच चुका है, वो लगभग टच कर रहा है 110 रुपीज़ कर्नाटका में। तो बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशर में, और वो चाहती है कि किसानों को थोड़ी राहत दी जाए इस सब्सिडी से, ताकि आगे आने वाले टाइम में वोट बैंक भी तैयार हो और किसान नाराज़ ना हो। और ये कहीं ना कहीं ये प्लान है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर्नाटका का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ही अभी हाल में, जो कि एक पहली गवर्नमेंट है जो डीजल और पेट्रोल के लिए किसानों को सब्सिडी देने जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने किसानों के लिए पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी घोषित की है, तो वो आंसर होगा आपका कर्नाटका। आगे बात करेंगे तो पाटिल ने एक और बात बोली है कि यहाँ पर सब्सिडी प्लान किया जा रहा है ताकि जो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप भी जानते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया जा सके, ताकि जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होंगे तो किसानों को भी राहत मिलेगी, जिससे उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो सकती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि इनकम जो है किसानों की वो बढ़ सकती है इसके आने से। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक आपको इतना याद रखना है कि डीजल और पेट्रोल पे कर्नाटका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी देने का प्लान कर रहा है। आगे बात करेंगे तो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फर्स्ट टू आइडेंटिफाई ग्लोबल मिलेट डिसीज। तो यहाँ पर यह बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने पहली बार आइडेंटिफाई किया है ग्लोबल मिलेट डिसीज़ को। तो मिलेट्स में होने वाले डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने वाली पहली
यूनिवर्सिटी बन गई है हिसार की HAU। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यहाँ पर पहली बार आइडेंटिफाई किया एक नया ग्लोबल स्टेम रोड डिसीज, ठीक है, जो कि मिलेट क्रॉप में ज़्यादातर पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो मिलेट क्रॉप का बहुत बड़ा डिसीज था जिसको आइडेंटिफाई किया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम है स्टेम रॉड डिसीज, जो कि एक नया ग्लोबल लेवल का डिसीज है जो कि मिलेट्स में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, तो इट कॉज्ड वाई या ड्यू टू, या अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्लेब्सिएला एरोजेनस नाम का बैक्टीरियम है, ठीक है, उसके कारण ही ये जो आपका डिसीज़ है स्टेम रोड डिसीज़ ये होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो एंट्रोबैक्टर एरोजेंस के नाम से इसको पहले जाना जाता था। और ये जो आपका जीवाणु है या बोल सकते हो बैक्टीरिया है, ये रोगजनक जीवाणु है, ये भी आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लेब्सिएला एरोजेनस की बात कर रहे हैं, जो कि बैक्टीरियम है, ये आपका रोगजनक जीवाणु बैक्टीरिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्नॉलेज द डिसीज, तो यहाँ पर इसको एक्नॉलेज किया गया है। और जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं मिस्टर BR कंबोज, उन्होंने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है अपने साइंटिस्ट के लिए, और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज मैनेजमेंट पे आप काम करिए ताकि भारत के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके और उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और आगे यहाँ पर बोला गया, ही सेड द इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट विल डू जेनेटिक रिसर्च ऑन दी कंटेनमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़, तो डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कंटिन्यू इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये उन्होंने यहाँ पर बात कही है। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है कि किस यूनिवर्सिटी ने नया ग्लोबल मिलेट डिसीज़ आइडेंटिफाई किया है, तो वो है आपके HAU या बोल सकते हो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करेंगे डिसीज़ का नाम, तो वो है स्टेम रॉड डिसीज़, ठीक है, स्टेम रॉड डिसीज़ जो कि नया ग्लोबल लेवल का मिलेट डिसीज़ है जिसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया है हिसार हरियाणा में। आगे बात करेंगे तो रितेश चौहान IAS अपॉइंटेड CEO ऑफ PMFBY, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO अपॉइंट किए गए IAS मिस्टर रितेश चौहान जी। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो जो आपकी सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं रितेश चौहान जी, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि चौहान जो है, ठीक है, जो मिस्टर रितेश चौहान जी हैं, इनका कंबाइंड टेन्योर रहने वाला है 7 साल का, जो कि आपका सितंबर 22 2023 तक चलेगा। और आपको बता दें यहाँ पे कि इससे पहले ये कहाँ थे, हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर थे। और इन्होंने क्या किया है कि जो पहले आशीष कुमार भूटानी थे 2018 में उनको अपॉइंट किया गया था, उनकी जगह यहाँ पर ली है। और आपको बता दें 2018 से बात करेंगे तो अब यहाँ पे जो अब चार्ज मिलने वाला है, बोल सकते हो जो CEO बनने वाले हैं वो हैं मिस्टर रितेश चौहान जी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो जो उमा नंदुरी हैं, जो कि 1993 बैच की IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, उनको उड़ीसा कैडर की हैं, उनको यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेक्रेटरीट में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अब क्वेश्चन आएगा कि PMFBY के CEO किसको घोषित किया गया है, तो आपका आंसर होगा मिस्टर रितेश चौहान। इतना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो आपको याद रखना। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड सब्सिडियरी नाव संरक्षण सेटअप ₹1000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, तो यहाँ पर 1000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सेटअप किया गया है नाबार्ड की एक खुद की सहायक नाव संरक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ एन 1000 करोड़ रुपीज़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। तो ये 1000 करोड़ का CGFT है जो कि FPOs के लिए वर्क करने वाला है। FPOs क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको ऋण देने के लिए ताकि आसानी से अपनी खेती कर सकें, उत्पादन बढ़ा सकें, इसी के लिए एक गारंटी फंड लेकर आया है यहाँ पर नाबार्ड। ये आपको याद रखना है, जिससे होगा क्या कि ये एक डेडिकेटेड फंड है जिसको FPOs को एज ए गारंटी क्रेडिट किया जाएगा। मतलब है कि वो गारंटी भी खुद लेंगे और क्रेडिट देंगे किसानों को, FPOs को। तो इसमें क्या है कि किसानों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीन या फिर अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको
पहले ही गारंटी मिल चुकी है इस लोन को, या बोल सकते हो इस फंड को। इसमें डायरेक्ट किसान इन्वॉल्व होगा और इस क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है, द फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर दी ट्रस्टीशिप ऑफ नाभ संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी, एक सहायक है नाबार्ड की। ये भी आपको याद रखना है। तो नाबार्ड की जो सहायक है नाभ संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही, या हो सकते हो उसकी ट्रस्टीशिप के साथ में ही इस फंड को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एफपीओस। आगे बात करेंगे तो नाभ संरक्षण ने यहाँ पर एक ट्रस्ट डीड साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, और ये जो आपका साइन हुआ है ट्रस्ट डीड वो हुआ है आपका मुंबई में, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ये भी आपको याद रखना है। आप जल्दी से कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, लेकिन आपको चेयरमैन हम बता देते हैं, मिस्टर GR चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। अब आपको बताना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आपको डेट, मंथ और ईयर लिख के भेजना है कमेंट बॉक्स में। अब बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड डे, मतलब 16 अक्टूबर 2021 के दौरान फूड टेक समिट 2021 ऑर्गेनाइज किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड डे के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, ठीक है, किसके अंडर में, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज को PMFME के नाम से जाना जाता है, उसके अंडर में, उस स्कीम के अंडर में ये फूड टेक समिट 2021 ऑर्गेनाइज किया गया 16 अक्टूबर 2021 को। यहाँ पर बात करेंगे तो जो फूड टेक समिट 2021 था, इसका एम क्या था कि जितने भी आपके फूड टेक स्टेक होल्डर हैं, टू इम्पार्ट, डिस्कस और एक्वाइंट माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, और उनको बात करेंगे तो जितनी भी आपकी नई इमर्जिंग ट्रेंड है फूड प्रोसेसिंग में या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उनको और आगे ले जाना, मतलब फूड टेक को और बढ़ावा देना, और फूड टेक्नोलॉजी में जितनी भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उनको और आगे ले जाना, उनको और एनहेंस करना ही इस फूड टेक समिट का उद्देश्य था। क्योंकि आप भी जान रहे हो कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो डिमांड है वो भी कंटिन्यू बढ़ रही है, तो फूड को लॉस होने से बचाना है। जो भी फूड हमारा ग्रो हो जा रहा है वो बिल्कुल भी लॉस ना हो, और ये कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा नई नई फूड टेक इनोवेशंस के जरिए, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे फूड जल्दी से प्रिजर्व हो जाए, उसको ज़्यादा टाइम हम रूम टेम्परेचर पर ना दें, जिससे क्या होगा कि वो ख़राब होने के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे। आगे बात करेंगे तो जो फूड टेक समिट है ये एक तरह का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा, जिससे होगा क्या कि जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं उनको एजुकेट और गाइड करने की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है स्टेक होल्डर्स को। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे वो उनको एजुकेट करेंगे और उनको गाइड करेंगे, जितने भी आपके फूड टेक स्टेक होल्डर हैं मार्केट में, ये भी यहाँ पर बात की गई है। अब बात करेंगे बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपको नाबार्ड और IBPS RRB SO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बात करेंगे तो फ़ोन पे NPCI भारत बिल पे टीम अप टू लॉन्च क्लिक पे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो एक लीडिंग डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसका नाम है फ़ोन पे, आप सभी चलाते होंगे, तो फ़ोन पे यहाँ पर कोलैबोरेट कर रही है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और भारत बिल पे लिमिटेड NBBL के द्वारा के साथ में। वो क्या कर रही है, क्लिक पे लॉन्च कर रही है अपने कस्टमर के लिए। अभी जानेंगे क्लिक पे क्या है, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि फ़ोन पे ने कोलैबोरेशन किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और भारत बिल पे लिमिटेड के साथ। और ये क्यों किया गया है कोलैबोरेशन, ताकि वो क्लिक पे लॉन्च कर सके। अब जान लेते हैं क्लिक पे है क्या। तो फ़ोन पे इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू इनेबल सपोर्ट फॉर क्लिक पे। तो आपको बता दें कि भारत का अभी तक का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है, या हो सकते हो डिजिटल पेमेंट ऐप है फ़ोन पे, जिसने अभी इनेबल किया है क्लिक पे के जरिए पेमेंट करना, ठीक है। अब जो पेमेंट होगा वो क्लिक पे के जरिए होगा। अभी जान लेते हैं डिटेल में क्या है। तो क्लिक पे इज़ अ वन ऑफ इट्स काइंड पेमेंट लिंक दैट इनेबल कस्टमर टू मेक रिकरिंग ऑनलाइन बिल पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लोन रीपेमेंट, वाटर बिल एटसेट्रा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो क्लिक पे है वो एक तरह का पेमेंट लिंक जनरेट करेगा अपने कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर डायरेक्ट उससे ऑनलाइन बिल पेमेंट कर पाएंगे, चाहे वो गैस का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, लोन रीपेमेंट हो या फिर वाटर बिल हो। तो कहने का मतलब है कि इस लिंक को आप किसी को भी शेयर करोगे वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है।
अभी तक क्या होता था कि नॉर्मली हम लोग साइन करते थे उसमें, ठीक है, उसमें अपना बिल नंबर डालते थे या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालते थे, तब जाके वो आगे प्रोसेस होता था। लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा किसके साथ, जो आपकी एक पेमेंट लिंक बनाई जाएगी, उस पेमेंट लिंक में सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल होंगी। केवल जो भी बंदा होगा या जिसको भी आपको शेयर करना है वो केवल पेमेंट करेगा अपने क्रेडिट या फिर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से, और आपका जो बिल है वो उसका पेमेंट हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम सेविंग प्रोसीजर है, जो कि आपका 2 स्टेप प्रोसेस रहने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जिससे कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। आगे बात करेंगे तो क्लिक पे लिंक जनरेट बाय दी बिलर। तो जो बिलर होंगे वो इस क्लिक पे लिंक को जनरेट करेंगे और ये डायरेक्टली अपने कस्टमर के लिए ओपन कर देंगे उसको, और वो पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि 2 स्टेप प्रोसेस होगा, केवल बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है इस पेमेंट को करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि ये काम किया है फ़ोनपे ने, ठीक है। फ़ोनपे ने NPCI और भारत बिल पे टीम के साथ ये कोलैबोरेशन किया है ताकि वो क्लिक पे लॉन्च कर सके। और क्लिक पे क्या है, एक पेमेंट लिंक जनरेट करता है, डायरेक्टली इससे कस्टमर पेमेंट कर पाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अक्टूबर के 3rd वीक के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डे, जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं अक्टूबर मंथ में 3rd वीक में। तो पहला है आपका 15 अक्टूबर, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड फॉर इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन्स। और बात करेंगे 16 अक्टूबर की, तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये दोनों दिन आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका आंसर होगा 15 अक्टूबर। चलिए बात करेंगे तो मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च डेयरी सहकार स्कीम। तो यहाँ पर हमारे यूनियन मिस्टर अमित शाह जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है डेयरी सहकार स्कीम। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है आनंद, गुजरात में, ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल। तो अमूल के 75वें फाउंडेशन दिवस के दौरान यहाँ पर डेयरी सहकार स्कीम हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर हम डेट की बात कर लें तो 31 अक्टूबर 2021 को स्कीम लॉन्च की गई है। और इसका जो टोटल आउटले है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि डेयरी सहकार स्कीम का टोटल आउटले क्या है। तो 5000 करोड़ रुपए इसका टोटल आउटले है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और आगे बात करेंगे तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय दी नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको NCDC के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर आती है। तो आपको याद रखना है। और एक और है कि इस स्कीम के आने से होगा क्या, स्ट्रेंथनिंग द डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथ मिलेगी अपने कंट्री में, जिससे भारत का जो GDP है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने से। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा डेयरी सहकार स्कीम किस दिन लॉन्च की गई। तो ये 31 अक्टूबर 2021। इसका आउटले क्या है, दूसरा क्वेश्चन 5000 करोड़। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा किसने लॉन्च की, मिस्टर अमित शाह जी ने, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। तो NCDC के द्वारा की जाएगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे बात करेंगे तो 3rd एडवांस एस्टीमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ऑफ 2020-21। तो यहाँ पर कहने का मतलब है एरिया एंड प्रोडक्शन का डेटा जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का वो रिलीज हो चुका है, जो कि तीसरा एडवांस एस्टीमेट है। अभी तक 2 एडवांस एस्टीमेट हैं जो हमने आपको बताए हैं, अभी ये तीसरा है। इसके बाद एक फाइनल एस्टीमेट आता है और उसी को फाइनल माना जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा एस्टीमेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। अगर हम हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन की बात करेंगे अपने भारत में तो वो हुआ है 331.05 मिलियन टन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और आपके इतने भी फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल हॉर्टिकल्चर में, तो एरिया की बात कर लेते हैं जो कि मिलियन हेक्टेयर में है। तो 2019-20 का जो फाइनल एस्टिमेशन था उसके अकॉर्डिंग 26.48 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का यहाँ पर शोइंग हुई थी। अगर हम 2020-21 के 3rd एडवांस एस्टीमेट प्रेजेंट डेटा की बात करेंगे तो वो पहुँच गया है 27.59 मिलियन हेक्टेयर। तो कहने का मतलब है कि 2019-20 से इस बार ज़्यादा शोइंग हुई है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की। आगे बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है मिलियन टन्स में। तो यहाँ पर 2019-20 में जो फाइनल प्रोडक्शन हुआ था वो था
3.47 मिलियन टन, जो कि बढ़ के कितना हो गया है 331.05 मिलियन टन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 10 से 11 मिलियन का यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का, अगर हम 2019-20 से कंपेयर करते हैं 2020-21 थर्ड एडवांस एस्टीमेट से। आगे अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें तो इस बार का जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो पिछली बार से 10.6 मिलियन टन ज़्यादा है, मतलब 3.3% प्रोडक्शन जो है पिछली बार से इस बार ज़्यादा हुआ है। अगर हम फ्रूट्स की बात करेंगे तो इस बार का जो प्रोडक्शन है वो है 103.0 मिलियन टन, पिछली बार कितना था 102.1 मिलियन टन, तो यहाँ पे भी ज़्यादा हुआ है। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो 197.2 मिलियन टन प्रोडक्शन इस बार हुआ है, पिछली बार हुआ था 188.3 मिलियन टन। अनियन की बात करेंगे तो 26.8 मिलियन टन, पोटैटो की बात करेंगे 54.2 मिलियन टन, उसके साथ ही टमाटो भी यहाँ पर ज़्यादा हुआ है 21.1 मिलियन टन यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हर फील्ड में प्रोडक्शन देखने को मिला है इस बार। अगर हम प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 16.6 मिलियन टन इस बार प्रोडक्शन हुआ है। और स्पाइसेस की बात करेंगे तो 5.3% से इंक्रीज हुआ है 10.7 मिलियन टन। तो कहने का मतलब है कि अच्छी खासी इस बार क्रॉप यहाँ पर देखने को मिली है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ है और एरिया की शोइंग भी ज़्यादा हुई है। इसकी जो डिटेल PDF है जिसमें 1 बाय 1 सभी फ्रूट वेजिटेबल का दे रखा है उसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको सारी डिटेल, उसके साथ साथ डेली MCQ क्विज भी कराई जाती है जिससे आपकी जो मेमोरी है वो तेज हो सके और आप एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ और उनका आंसर कर पाएँ। आगे बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रिलीज कृषि उड़ान 2.0। तो यहाँ पर बात हो रही है कृषि उड़ान स्कीम की, जिसका ये दूसरा वर्जन है। पहला वर्जन यहाँ पर आ चुका है अगस्त 2020 में और ये आया है अब 2021 में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो वो है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि 27 अक्टूबर को 2021 को ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है कृषि उड़ान 2.0। याद रखना है किसने की है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने। आगे बात करेंगे तो ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई है, ताकि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग उनका ट्रांसपोर्टेशन हो पाए एयर के थ्रू, मतलब हवा के द्वारा, हवाई सेवा के द्वारा जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन जो हो रहा है हमारे यहाँ पे, उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, इसी के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि इसका दूसरा वर्जन है, पहला वर्जन आ चुका है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो कृषि उड़ान स्कीम है वो अगस्त 2020 में पहले आ चुकी है, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल रूट तैयार करे गए फार्मर्स के लिए, ताकि वो अपने जो भी प्रोड्यूस है उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह और एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में। तो इससे फार्मर्स की जो इनकम है वो बूस्ट होगी और फार्मर को उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिल पाएगा। आगे बात करेंगे तो कृषि उड़ान 2.0 की बात कर लें तो ये भी फोकस कर रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल फूड। जितने भी आपके फूड होते हैं, खासकर पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉम दी हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड ट्राइबल एरिया। तो जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं, वहाँ पर कन्वेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो वहाँ से प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, इसी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि कृषि उड़ान 2.0 है। और पहली जो स्कीम थी वो अगस्त 2020 में आ चुकी थी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्कल में हैं, उनको शेयर करना, ताकि उनको घर बैठे एग्रीकल्चर अपडेट की सारी नॉलेज मिल सके। आगे बात करेंगे तो एप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि 2 दिवसीय था, मतलब 2 दिन का था। यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा ने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है इस एप्पल फेस्टिवल का, जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। आगे अगर हम बात करेंगे तो तोमर जी ने ये भी बोला है कि जो एप्पल है और कश्मीर है वो एक दूसरे का पर्यायवाची है और
जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाली जो क्रॉप है वो एप्पल है, और यही ऐसी क्रॉप है जिससे वहाँ के जितने भी आपके ग्रोअर्स हैं, जो एप्पल ग्रोअर्स हैं और जो स्टेक होल्डर हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, उनकी जो जीविकोपार्जन है वो आसानी से हो पाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एनुअल प्रोडक्शन है जम्मू कश्मीर से वो है 2.2 मिलियन मेट्रिक टन एप्पल का प्रोडक्शन होता है। और आपको बता दें कि एप्पल का जो जम्मू कश्मीर से प्रोडक्शन होता है, अगर हम नेशनल लेवल पर उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 87% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल एप्पल प्रोडक्शन में। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के 30% लोगों को यहाँ पर लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, मतलब रोजी रोटी प्रोवाइड करता है। लोग वहाँ से अपना धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे बता दें, एप्पल फेस्टिवल की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि एप्पल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो आपको याद रखना है 21 अक्टूबर को एप्पल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन आएगा कि पहली बार कहाँ पर एप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो आपको बताना है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। किसने इनोग्रेट किया, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा जी ने इसको इनोग्रेट किया है, ये आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पे एनुअली प्रोडक्शन कितना होता है, तो 2.2 मिलियन। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि एप्पल का जम्मू कश्मीर से जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो ओवरऑल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसका कितना परसेंट है, तो 87% है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो मंडी डिस्ट्रिक्ट बैग्स टॉप पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMGSY। PMGSY क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है टॉप परफॉर्मिंग 30 डिस्ट्रिक्ट इन दी कंट्री। देश के ऐसे 30 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए गए जहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से PMGSY प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हुआ है और बहुत तेज़ी से वहाँ पर ग्राम सड़क का कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसके बेस पर ये 30 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इंडिया लेवल पर डिक्लेयर किए गए। यहाँ पर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में एक मंडी डिस्ट्रिक्ट है, उसको यहाँ पर टॉप पोजीशन पे रखा गया है क्योंकि वहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। उसके साथ साथ 30 डिस्ट्रिक्ट और हैं जिनको यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सेकंड पोजीशन रखता है अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे उस पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि द स्टेट has also improved its performance under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम by constructing 1104 किलोमीटर रोड इन दिस ईयर फ्रॉम अप्रैल टिल डेट। तो अप्रैल से अभी तक रिकॉर्ड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है रोड्स का, 1104 किलोमीटर की रोड बनाई गई है अप्रैल से लेके अभी डेट तक। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर टॉप उसमें रखा गया है, लिस्ट में रखा गया है। और अगर हम स्टेट वाइज बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है और डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम स्टेट वाइज बात करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे और मंडी वाइज बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो पहली पोजीशन पे है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च की गई, तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2000 को ये जो स्कीम है, योजना है, वो लॉन्च की गई, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको बता दें ये जो कॉन्फ्रेंस है जो कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 30 अक्टूबर को लॉन्च की गई, मतलब करी गई कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर आपको बता दें इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि जो इंटरनेशनल ईयर है इस बार क्या है 2021 का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, तो उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एड्रेस किया है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और आपको बता दें कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई विद द कोलैबोरेशन ऑफ FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और आपको ये भी बता दें कि जो कॉन्फ्रेंस है ये एक सेलिब्रेशन का पार्ट था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021 का, जिसको डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको UN ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे। पहले आपको बता दूं कि इस बार का जो थीम है वो क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का थीम क्या है, तो आपको याद रखना है अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट एंड लाइफ स्टाइल।
ये इसका थीम है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर हैं जो आने वाले हैं या आ चुके हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो मैं वन बाय वन आपको बोलता जा रहा हूँ, आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे 2023 का। 2023 का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स के लिए इंटरनेशनल ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है 2023 को। 2022 की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए डिक्लेयर किया गया है। 2021 का जैसे हमने आपको बताया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 2020 की बात अगर हम करेंगे तो 2020 का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। और अगर हम 2016 की बात कर लेते हैं, मतलब 2016 की, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। 2015 की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। 2014 की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 2011 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 2008 की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। और 2004 की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ईयर हैं जो क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं, तो आपको याद रखने हैं। इस स्लाइड में से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। आगे अगर हम बात करें तो यूपी बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज स्टॉक लिमिट ऑन एडिबल ऑयल। जैसा कि आपको पता है एडिबल ऑयल जो है, जो वनस्पति तेल है, जिसके जो मूल्य हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीनों से अगर हम बात करेंगे तो अपनी एक पीक लेवल पर पहुंच चुका है इसका जो रेट है एडिबल ऑयल का। तो उसको डाउन करने के लिए यूपी सरकार ने स्टॉक लिमिट इम्पोज कर दी है जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उन पर। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो इम्पोजिंग की गई है यूपी के द्वारा, वो सबसे पहले की गई है पूरे इंडिया में। इसीलिए यूपी पहला स्टेट बन चुका है टू इम्पोज स्टॉक लिमिट ऑन एडिबल ऑयल। वनस्पति तेल पर स्टॉक लिमिट इम्पोज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो थोड़ा आपको बता दें कि यहाँ पर सुधांशु पांडे जी ने बोला है कि यूपी पहला स्टेट बन चुका है स्टॉक लिमिट इम्पोज करने वाला एडिबल ऑयल पे। और यहाँ पर जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 1 से 25 टन फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर। मतलब 1 से लेके 25 टन तक एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर अपने पास स्टॉक रख सकता है एडिबल ऑयल का, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएगा। अभी तक क्या था कि अनलिमिटेड कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो एडिबल ऑयल कितना भी अपने पास स्टॉक रख सकता था, लेकिन अभी कुछ एक लिमिट तक उसको, एक ड्यूरेशन तक 1 से 25 टन ही इस एडिबल ऑयल रखने की अनुमति दी गई है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, या बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बात करेंगे तो इसके साथ साथ 23 स्टेट और ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मूल्य है वो बढ़ चुका है एडिबल ऑयल का, तो वो भी उत्तर प्रदेश की तरह ही चाह रहे हैं कि इस तरीके से स्टॉक लिमिट इम्पोज कर दी जाए अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे। आपको ये भी बता दें कि ये जो आपका इम्पोज किया गया है स्टॉक लिमिट, ये चलेगा मार्च 31, 2022। तो मतलब मार्च 31, 2022 तक ये जो स्टॉक लिमिट है वो इम्पोज की गई है। मतलब 31 मार्च तक 1 से 25 टन ही एक सिंगल स्टेक होल्डर एडिबल ऑयल रख पाएगा। जब मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल आ जाएगी, तब ये लिमिट बढ़ सकती है या ख़त्म हो सकती है, लेकिन मार्च 31 तक ये लिमिट रहेगी। इसीलिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो 25 टन से ज़्यादा एडिबल ऑयल अपने पास लिमिट में नहीं रख पाएंगे, स्टॉक में नहीं रख पाएंगे। ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये भी ऐसे स्टेट हैं जो फाइनल स्टेज में हैं इस नोटिफिकेशन को इशू करने, मतलब इस स्टॉक लिमिट को इम्पोज करने स्टेक होल्डर्स पे। तो ये भी आपको याद रखना है। यूपी में हो चुका है, अब हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी का रिजल्ट है कि जब यूपी में ये स्टॉक लिमिट इम्पोज कर दी गई है तो उसके रिजल्ट में ही 8 रुपये kg तक जो वनस्पति ऑयल है वो सस्ता हो चुका है। मतलब जो एडिबल ऑयल है उसके जो उसके प्राइस है वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं 8 रुपये तक। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो PMFME स्कीम जो है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि आपकी PM फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम है। यहाँ पर एक ODOP स्कीम के तहत, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत
दिल्ली बेक्स लॉन्च किया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ पीएमएफएमई स्कीम 29 अक्टूबर को। यहाँ पर अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पहले तो किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने किया है। क्या किया है, ओडीओपी के थ्रू दिल्ली बेक्स एक प्रोडक्ट है उसको किया है, जो कि एक बेकरी प्रोडक्ट है। अभी हम जानेंगे ये क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये किसके एसोसिएशन में किया गया है, तो ये किया गया है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड के एसोसिएशन में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने ये पहला ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि एक यूनिक तरीके का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिल्ली बेक्स के नाम से। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जब से ये एमओयू साइन किया गया है पीएमएफई स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे नाफेड के साथ, इससे और नई 10 ब्रांड आने वाली हैं सेलेक्टेड ओडीओपी की अंडर द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपोनेंट ऑफ स्कीम। अब बात कर लेते हैं दिल्ली बेक होता क्या है, तो ये एक होल व्हीट रस्क होता है, मतलब एक गेहूं से बना हुआ रस्क होता है जो नॉर्मली हम लोग चाय के साथ लेते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है, जो इसकी यूनिकनेस है जिसके लिए ओडीओपी में इसको शामिल किया गया, वो है कि ये चीनी के बजाय गुड़ से बनाया जाता है और इसमें वनस्पति तेल की जगह मक्खन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको यूनिकनेस के साथ इस लिस्ट में रखा गया है, जो कि पहला ओडीओपी के थ्रू ये प्रोडक्ट है जो कि बेकरी प्रोडक्ट में लाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आई है, जिसको गैप रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार अच्छी नहीं है। जान लेते हैं क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट, जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पा रही है जैसे होना चाहिए, जो ऐसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसको जो रिलीज़ करता है वो करता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। एक एनुअल कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें जो आपका रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। आपको बता दें जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है TFP है, ये आपका एनुअल रेट है 1.36 2019 और 20 का, इतने परसेंट। लेकिन होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए दिस इज बिलो द ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। जो हमारा गैप इंडेक्स है वो डिसाइड किया गया है 1.73% उतना होना चाहिए हर देश का, लेकिन हमारा है केवल 1.36 जो आपका TFP है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, वो केवल 1.36% है, जो कि काफ़ी कम है हमारे एक एनुअल टारगेट से, जो कि 1.73 है। अब ये 1.73 क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि हमारे 2050 में हमारा क्या है, हमारा जो टारगेट है वो है सस्टेनेबली मीट द नीड ऑफ कंज्यूमर फॉर फूड एंड बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी और फूड सबको सस्टेनेबली अच्छे से मिल सके, हर इंडिविजुअल पर्सन पे फूड के अवेलेबिलिटी हो और अच्छी मात्रा में अवेलेबिलिटी हो 2050 तक, उसके टारगेट को पूरे करने के लिए 1.73% का TFP चाहिए ही चाहिए। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी चाहिए, कम से कम 1.73, लेकिन आई कितनी है 1.36। तो इस फील्ड में और काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है भारत को, तो इतना आपको इस रिपोर्ट से समझना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे कि हमारा TFP क्या है 1.36%। कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, और इसका नाम क्या है, तो ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है, जिसको गैप रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और हमारा एनुअल टारगेट कितना होता है, तो 1.73% होता है सस्टेनेबली सारी डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है लोन के लिए, जो कि रहेगा $100 मिलियन का, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए किया गया है। आपको बता दें ये किया गया है एग्री बिजनेस डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में, ठीक है, मतलब एग्री से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उसको डेवलप किया जा सके, इसीलिए इस लोन को सैंक्शन किया गया है इंडिया के लिए ADB के द्वारा $100 मिलियन का। यहाँ पर आपको बता दें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने MOU साइन किया है $100 मिलियन लोन का। और यहाँ पर आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट एग्री बिजनेस नेटवर्क टू बूस्ट फार्म इनकम। फार्म इनकम को बूस्ट करने के लिए, एग्री बिजनेस नेटवर्क को और ज़्यादा फैलाने के लिए ही इस लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है, और फूड लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट में। और आपको बता दें कि आफ्टर दी साइनिंग एग्रीमेंट को साइन करने के बाद यहाँ पर मिश्रा जी ने एक बात कही है कि एग्री बिजनेस डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र में हो रहा है, इससे फार्म इंप्रूवमेंट होगा, होलिस्टिक सपोर्ट उनको मिलेगी, फार्मर्स की जो कंडीशन है वो अच्छी होगी। और आपको बता दें महाराष्ट्र का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल का, वो कितना परसेंटेज यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है, तो 11% तो फ्रूट के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है और 6% वेजिटेबल के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है। और फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे तो 8% कंट्रीब्यूट करता है भारत के ओवरऑल प्रोडक्शन में। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 11, 6, 8% वेजिटेबल,
सॉरी फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर का रेस्पेक्टिवली इतना कंट्रीब्यूशन होता है टोटल भारत के कंट्रीब्यूशन में महाराष्ट्र का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर, जो कि आपको नाबार्ड और अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड आपको पढ़ने चाहिए। तो आपको बता दें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च क्यूआर साउंड बॉक्स। तो यहाँ पर एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है क्यूआर साउंड बॉक्स, जिसको पूरा नाम अगर हम बोलें तो वो है क्विक रेस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स। इसको जान लेते हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने लॉन्च किया है क्यूआर कोड साउंड बॉक्स, जिससे होगा क्या, डिजिटल पेमेंट को बूस्ट कर पाएंगे। और ये ऐसी पहली बैंक है जो इस तरीके का प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें, जो क्यूआर साउंड बॉक्स है ये हेल्प करेगा जितने भी आपके स्मॉल मर्चेंट हैं, जितने भी आपके स्मॉल मर्चेंट हैं वो अपने ऑपरेशन को स्मूथली काम कर पाएंगे विदाउट द हसल ऑफ रीडिंग एसएमएस एवरी टाइम। तो बार बार जो एसएमएस उनको पढ़ना पड़ता है, उस हसल से ये आपको राहत दिलाएगा क्यूआर साउंड बॉक्स, और वो अपना काम कर पाएंगे और कस्टमर को पेमेंट दे पाएंगे। तो बार बार उनको जो हसल होता था, प्रॉब्लम होती थी एसएमएस पढ़ने में, बार बार हर बार एसएमएस आता था, उससे ये जो आपका क्यूआर साउंड बॉक्स है वो रिलीफ देने वाला है। आपको बता दें, ये जो आपकी क्यूआर साउंड बॉक्स है ये 5 लैंग्वेज में अवेलेबल कराया गया है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती एंड मराठी। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बैंकिंग अफेयर से आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो गूगल पे ने यहाँ पर टाई अप किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो यहाँ पर अब गूगल पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देने वाला है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो गूगल पे ने टाई अप किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। आपको ये भी बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गूगल पे ने किसी ऐसे इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है जो हेल्थ इंश्योरेंस देता है, और यहाँ पर ये रहेगा आपका एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस ऑन दी गूगल पे ऐप। मतलब गूगल पे ऐप पे आपको एसबीआई का जनरल हेल्थ इंश्योरेंस करने का मौका मिलेगा, वहाँ से इस इंश्योरेंस को कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को इंश्योर कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि दिस कोलैबोरेशन मार्क गूगल पे फर्स्ट पार्टनरशिप। तो पहली पार्टनरशिप है गूगल पे के साथ एसबीआई की भी टू इंश्योरर इन इंडिया टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। तो जितने भी इंश्योरर हैं जो लेने वाले हैं उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऑफर करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर जो प्लान है जिससे जोड़ा गया है, जो गूगल पे के ऐप पे आपको मिलेगा, वो मिलेगा एसबीआई जनरल आरोग्य संजीवनी पॉलिसी थ्रू गूगल पे स्पॉट। तो गूगल पे ऐप से एसबीआई जनरल आरोग्य संजीवनी पॉलिसी अगर आप लेंगे तो वहाँ से आप इजीली अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा पाएंगे। तो ये जो आपका जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ पे किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल डे की। तो एप्पल डे जो है वो 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके 4th वीक ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डे हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको डे नोट डाउन करने